हम लोग आज जो बात करेंगे, वी विल टॉक ऑन हैमलेट पर हम लोग बात कर रहे थे, और हैमलेट पे कुछ लाइनें थी, उन लाइनों को हमें आपसे शेयर करना था या बताना था। तो रिमेम्बर दैट कि वी हैव टू टॉक ऑन हैमलेट। हैमलेट से जुड़ी हुई कुछ लाइनें हैं जो कई बार पूछी जा चुकी हैं, और उन लाइनों को एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? वी विल टॉक ऑन ओथेलो। ओथेलो पर हम बात करेंगे। तो जो हैमलेट की लाइन है, अगर आपको याद होगा, उनमें से मैंने आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। और एक और पॉइंट है जो रिमेम्बर करना है। सबसे पहला चीज कि हैमलेट में एक जो 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 हैमलेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमन। यू विल गेट कि मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। सबसे पहला कोटेशन नंबर वन, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमन। दाई नेम इज woman, WOMAN। then remember that this is the first line, या पहली लाइन है। या पहली लाइन का मतलब पहला। या आई हैव शेयर्ड स्क्रीन, आई हैव शेयर्ड। डिड यू गेट इट और नॉट? इज इट विजिबल? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? अच्छा, इट्स विजिबल। एक्चुअली सर्वेश, सर्वेश जी या एनी। ओके ओके ओके, यू गॉट इट। ओके ओके। तो देन रिमेंबर दैट कि जो पहला कोटेशन है वो अगर आप देखेंगे कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला कोटेशन, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन। एंड रिमेंबर दैट यह एक ऐसा सलिलिकी है जो किसके द्वारा बोला गया है? आपका खुद हैमलेट के द्वारा बोला गया है। और एक्ट फर्स्ट में बोला गया है, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, इट हैज बीन स्पोकन बाय हैमलेट। आपको एक्ट और सीन याद करने की जरूरत नहीं, कभी कभार ऐसा एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन इतने कोटेशन होते हैं, आप कितने एक्ट और कितनी सीन का याद करेंगे? तो मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको बहुत एक्ट और सीन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है तो मैं उसको आपसे शेयर कर दूंगा या बता दूंगा, लेकिन ये जरूर है जानना कि कौन बोला हुआ है। तो फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये चीज जो है किसके द्वारा बोली गई? ये चीज हैमलेट के द्वारा बोली गई है। और इसमें आपको एक फिगर ऑफ स्पीच भी मिल रहा होगा। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड? एंड एनी अदर? अच्छा, मेटाफर, मेटाफर आप पा रहे हैं कि और इसके अलावा एक चीज आपको ये आ रहा है कि फ्राइड या पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। एंड हाउ डू यू गेट पर्सोनिफिकेशन? या फ्राइल्टी दाई, देयर इज अ वर्ड फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन। Then remember that this is the first line. And second important line that which I want to share to all of you, that is what? That is to be or not to be. To be or not to be. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. It has been also spoken by whom? It has been spoken by हैमलेट। ये भी जो है किसके द्वारा बोला गया है? हैमलेट के द्वारा बोला गया है। सो रिमेंबर दैट कि जो टू बी आर नॉट टू बी है, यह क्या करता है? यह सॉलिलिकी है, और यह सिचुएशन दिखाता है। कौन सी सिचुएशन? डायलेमा की। और डायलेमा क्या है? डायलेमा ये है कि जो है किंग हैमलेट ने जो इन्फॉर्म किया कि आई वॉज मर्डर्ड। किंग हैमलेट का मतलब उनके फादर ने जो ये इन्फॉर्म किया कि आई वॉज मर्डर्ड। आई वॉज मर्डर्ड बाई हुम? आई वॉज मर्डर्ड बाई योर अंकल।
तो वो जो है उसको क्या करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, या इसमें बताया गया हैमलेट एक डायलेमा में ऐसा है भी या नहीं भी है, टू बी और नॉट टू बी। तो इस चीज को समझने के लिए या इस चीज को कंफर्म करने के लिए, इस चीज को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, टू बी और नॉट टू बी। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आई एम गेटिंग नॉइज, बैकग्राउंड वॉइसेस आर कमिंग, therefore I am requesting to all of you कि please just adjust yourself such a place where there is no hurdle in your class and mine also, and that should be, yeah। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं है वो है। एंड द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू इज व्हाट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड कोटेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये पूरा रिनेशा का कोटेशन है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, PIEC, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। मैन कितना श्रेष्ठ है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इट हैज बीन स्पोकन बाय whom, इट हैज बीन स्पोकन बाय हैमलेट के द्वारा ये भी बोला गया है। और एक और लाइन उसी के नीचे मैं लिखूंगा, अभी ये लाइन कंप्लीट नहीं हुआ। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन के आगे देयर इज अ वर्ड, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ नोबल इन, हाउ नोबल इन रीजन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन। ये लाइन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने पहली लाइन जो बोला है, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, नंबर वन। दूसरा जो पॉइंट मैंने बोला हुआ है, वो मैंने क्या बोला हुआ है, दैट इज टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला हुआ है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन। जब जब हैमलेट जो है सोचता है आदमी के बारे में, या उसको कहता कहता है कि ईश्वर ने कि इंसान को कैसे गढ़ा है, उसको तर्क दिया है, उसको समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है। तो वह इंसान के इस जो इंसान की एक क्वालिटी है, इसको लेकर उसको बड़ा सरप्राइज होता है, तभी वह वो स्टेटमेंट बोलते हैं। So I'm also explaining कि in what context those lines have been spoken, किस कॉन्टेक्स्ट में वे लाइन बोली गई है, वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। दिस जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पे उन्होंने क्या, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, इट हैज बीन स्पोकन बाय हैमलेट। एंड देयर इज अनदर important line that has been spoken by पोलोनियस के द्वारा बोला गया, ये भी पूछा जा चुका है। नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर वुड बी, बहुत अच्छी लाइन है। नीदर अ बारोवर, BORROWER, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर वुड बी। Just I want to know कि are you getting my voice, and yeah, my is it visible the thing which I am writing here? Yeah, yeah, okay, okay, thank you, thank you, thank you। तो neither a borrower nor a lender would be, ये एक लाइन है, और अभी इसके आगे और भी आपको जोड़ना है। Farlene often losses both itself and friend, Farlene often losses, उसी के आगे ही लिखना है, फॉर लीन ऑफन लॉसेस, फॉर लीन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जो पोलोनियस है, ये पोलोनियस ने ये बात किससे कही, अपने बेटे लेयटीज से कहा हुआ। जब उनका बेटा पढ़ने के लिए जाता है, तब पोलोनियस अपने बेटे को समझाते हैं, ना तो कोई चीज तुम उधार लेना, किसी से तुम पैसा उधार ना लेना, और ना ही उधार देना। देयर आर द टू वर्ड्स,
बारो उधार लेना, लेंडर उधार देना। ना ही तुम पैसा उधार लेना, ना ही पैसा तुम उधार देना। फार लीन ऑफिस ऑफिन लासेस, क्योंकि जो ऐसा काम करते हैं वे देखा गया है कि वे वे जो है खुद को भी खो देते हैं और अपने दोस्त को भी, मतलब वे कहीं के नहीं होते। अगर आपने किसी दोस्त से पैसा उधार लिया और उसका चुकता नहीं कर पाए या दिया, तो आपके रिलेशन गड़बड़ होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं जो रिनेशा का टाइम था वो कितना प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, चाहे फ्रांसिस बेकन रहे हो, चाहे विलियम शेक्सपियर रहे हो। पोलोनियस बाई लेअर्टिस, ये किसके द्वारा बोला गया है? पोलोनियस ने बोला है। और किससे? अपने बेटे लेअर्टिस से। इट हैज बीन स्पोकन बाय पोलोनियस ने बोला है और लेअर्टिस। देन यू विल कम टू नो कि इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और वो चीज क्या है? वो चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि एक और उन्होंने कोटेशन बोला हुआ है जो पोलोनियस अपने बेटे लेअर्टिस से कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइज। कितनी बेहतरीन कोटेशन! गिव एवरी मैन दाई ईयर, EAR, बट फ्यू दाई वाइज। यू विल कम टू नो, उन्होंने कहा गिव एवरी मैन दाई ईयर। हर आदमी को तुम क्या करो? हर आदमी को तो तुम अपना कान दो। कान देने का मतलब कि हर आदमी की बात सुनो, लेकिन बट फ्यू दाई वाइज, लेकिन कम बोलो। कम बोलो का मतलब ज्यादातर सुनने की कोशिश करो और बोलो कम जो है। यह एक बहुत बड़ी बात है जो एक फादर अपने बेटे को समझा रहा है जब उसका बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि उस समय प्रैक्टिकल विजडम कैसा था, गार्जियनशिप कैसी थी, कितना ज्यादा कॉन्शियस थे अपने पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज के प्रति कि बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है, कहीं वो बिगड़ ना जाए, तो उसमें क्या क्या हैबिट्स डेवलप करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो मैंने आपको दो चीजें बताया कि पोलोनियस अपने बेटे लेअर्टीस से कहते हैं कि आपको जो है क्या करना है, आपको अपने कान को देना है और अपना कि अपने वाइस को देना, कि वाइस मीन्स माउथ। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइस। तो ये चीज वहां पर इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा चीज जो है पहले उसके पहले भी मैंने आपको कोटेशन बताया कि कैसे उन्होंने और कहा हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो हैमलेट के द्वारा बोला गया है। और वह इंपॉर्टेंट कोटेशन ये है जिसमें वो कहते हैं कि हाउ वियरी, हाउ वियरी, WEARY, हाउ वियरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल seem to me, seem to seem to me, all the uses of this world, all the uses of this world। यू विल कम टू नो, यह एक ऐसी लाइन है जो हैमलेट बोलते हैं। और जब हैमलेट को जो है
बदले की आग में जल रहे हैं और उनका अपनी माँ से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। माँ को वो जो है ये देखते हैं कि फादर की मौत के बाद नाउ मदर इज इन द आर्म्स ऑफ माई अंकल हु इज मर्डरर ऑफ माई फादर, और ओफिलिया से भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उनको जिंदगी बहुत बुझी बुझी सी लग रही है। वही वो कहते हैं हाउ वियरी, कितना वियरी यहाँ पे बोरिंग है, कितना थकान है, स्टेल, बासी हो चुका, बासी में मतलब यूजलेस है, फ्लैट है, एंड अनप्रॉफिटेबल, कोई लाभ नहीं है मुझे जिंदगी में, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। सीम टू मी, ऐसा प्रतीत होता है, ऑल द यूजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी पूरी दुनिया का जो निजाम है, दुनिया जैसे चल रही है, उसमें कहीं पे कोई रस नहीं है, कहीं पे कोई जॉय नहीं है, कहीं पे कोई प्लेजर नहीं है। यू विल कम टू नो, यही सेम बातें आज के, जब मैं और आपको आगे पढ़ाऊंगा, ऐसी सेम लाइन आपको डोवर बीच में मिलेगा, जब मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम हैथ रियली नीदर जॉय नॉट लव नॉट सर्टिट्यूड नॉट हेल्प इन पेन। सो मेनी थिंग्स ही सेज, बट आई एम जस्ट कोटिंग 3 or 4 लाइंस की इसी से मिलता जुलता। तो जब आदमी निराश होता है तो उस निराश होने की कंडीशन में कहाँ जा रहा है? जो राजकुमार है, जो देश का भविष्य है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन क्या है, सुकून नहीं है। तो वो राजकुमार जब अपने से बिछड़ता है और उसके पेरेंट्स मतलब नहीं है, गार्जियनशिप खो देता है, तो उस साइकोलॉजी उस समय क्या होती है। इसीलिए मैंने कहा कि शेक्सपियर के प्ले में ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 22 साल की है, जो ओफेलिया से भी अलग हो जाता है बदले की भावना की वजह से, और साथ ही साथ अपनी माँ को एक कहता है कि उसने गलत किया, तो वह किस दौर से गुजर रहा है। एक और कोटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो है हैमलेट के द्वारा ही बोला गया है, नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड। शेक्सपियर का रेटरी के मामले में कोई जवाब नहीं था, नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, बट थिंकिंग मेक इट सो। शेक्सपियर कहते हैं कि ना तो कोई चीज अच्छी है ना तो कोई चीज बुरी है, शेक्सपियर का मतलब हैमलेट, बल्कि हमारे विचार उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ये सब बिल्कुल आपको लर्न किया रहना चाहिए, जहां जरूरत पड़े वी शुड स्पीक दीज लाइन। फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ये एक इसके द्वारा बोला गया था, इट वाज स्पोकन बाय हु, इट वाज स्पोकन बाय हैमलेट। नेक्स्ट जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द एम्बिशन इज मियरली द शैडो ऑफ ड्रामा। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, यू कांट अल्टीमेटली इमेजिन कि कितना खूबसूरती इसमें है। वो कहते हैं कि द एम्बिशन, AMBITION, द एम्बिशन इज मियरली, MERELY, इज मियरली द शैडो ऑफ ड्रामा, द शैडो ऑफ ड्रामा। जो हमारा एम्बिशन है, वह एम्बिशन क्या है, वह हमारा एम्बिशन शैडो ऑफ ड्रामा है। शैडो ऑफ ड्रामा, हमारे अपनी जिंदगी के ड्रामा की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि शेक्सपियर, जो हमारी जिंदगी का जो ड्रामा, जो हमारी जिंदगी है, उस जिंदगी उस पूरी जिंदगी का झलक हमारी महत्वाकांक्षा में दिखाई पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि हैमलेट की जिंदगी का उद्देश्य केवल एक ही चीज बन चुका था कि मुझे बदला लेना है, तो वो जितने भी जिंदगी में स्टेप उठाता है, चाहे माँ से रिलेशन गड़बड़ हो रहा हो, चाहे वो फिलिया को छोड़ते, तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, वह उसका एम्बिशन है। और कौन सा एम्बिशन है? कि मुझे बदला लेना है। यही सेम चीज आप कहाँ पे पाएंगे? मैकबेथ में पाएंगे। मैकबेथ का एक ही एम्बिशन है कि मुझे राजा बनना, हर स्टेप उसका राजा बनने की ओर जाता है। तो कह रहे हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, यही चीजें उसमें बता रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है,
हाँ, और ये जो लाइन है, ये गिल्ड ईस्टन ने बोला हुआ है, एक कैरेक्टर वहां पे मैंने बताया था, गिल्ड ईस्टन, GUILD, गिल्ड ईस्टन, STERN, देयर इज अ कैरेक्टर गिल्ड ईस्टन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है हैमलेट ने बोला हुआ है ओफिलिया को लेकर के जो है, इफ यू बी ऑनेस्ट, इफ यू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, इफ यू बी ऑनेस्ट, HONE, honest and fair, your honest should, if you be honest and fair, your honest should, your honest should admit no discourse to your beauty, admit no discourse to your beauty। ये चीज आपको मैं फिर से लाइन बोल दे रहा हूँ, वो कहते हैं इफ यू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, योर ऑनेस्ट शुड एडमिट नो डिस्कोर्स टू योर ब्यूटी। ये चीज हैमलेट के द्वारा बोला गया है ओफिलिया के रिलेशन में, कि अगर आप जो है ऑनेस्ट हैं और आप फेयर हैं, तो आपका की जो ईमानदारी है उसकी स्वीकृति के लिए ये जरूरत नहीं है कि आप जो है ब्यूटीफुल हो, मतलब फिजिकली आप ब्यूटीफुल हो, या वो सब चीजें जो है आपकी ऑनेस्टी इज इटसेल्फ ब्यूटी, ऑनेस्टी आपकी खुद ही जो है क्या है, ब्यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक जो ये अभी बताने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है कई बार आ चुका है, दैट इज व्हाट, या या इट्स द हैमलेट एंड स्पोकन टू ओफिलिया। नाउ द नेक्स्ट कोटेशन, अ ड्रामा itself is but a shadow, a drama itself is but a shadow। देखिए ड्रामा से रिलेटेड दो कोटेशन, द एम्बिशन इज मियरली द शैडो ऑफ ड्रामा, गिल्डस्टन, अ ड्रामा itself is but a shadow, a drama itself is but a shadow। जो ड्रामा है यह हमारी जिंदगी की छाया है, जिंदगी की छाया का मतलब कि जो हमारी जिंदगी है उसका अक्स, उसका एक दूसरा रूप हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ड्रामा में। एक का बोला गया था, जब वह जो है प्ले विद इन प्ले करते हैं और वह जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की हत्या मेरे चाचा ने की है या नहीं की है, वहां पर वो जो कहते हैं कि जब आप ऐसा ड्रामा प्ले करेंगे तो ऑलरेडी जो है वो क्या करेगा, वहां पे जो रिएक्शन होगा चाचा का वह पता चल जाएगा, और तुरंत का तुरंत वैसे ही होता है। एक बहुत ये भी किसने कहा, हैमलेट ने कहा, यू कैन राइट डाउन, इट हैज बीन स्पोकन बाय हु, इट हैज बीन स्पोकन बाय हैमलेट। ये बात किसने कही है, हैमलेट ने कही है। नाउ द नेक्स्ट, वो गिल्ड ईस्टन ने कहा था, मैंने लिखवाया था कि इट हैज बीन स्पोकन बाय गिल्ड ईस्टन, एक कैरेक्टर है। नाउ एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो पूछा जा चुका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस। ध्यान में रखिएगा, आपसे जो लाइनें पूछी जाएंगी वो दो तरह से पूछी जाएंगी। एक तो ये पूछा जाएगा कि ये लाइन किस प्ले से लिया गया है, और दूसरा चीज कभी कभार ये पूछा जाता है कि ये लाइन किसने बोला है। ज्यादातर ये चीज आती है कि ये लाइन किस प्ले से लिया गया, ना कि ये पूछा जाता है ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है।
Then what did I say? I just told you the rest is silence. It's highly significant. It's very important. The rest is silence. Silence. It has been spoken by Hamlet. Hamlet. Write down the next. Yeah. ये जो है लास्ट लाइन तो नहीं कहा जा सकता कि हेमलेट के द्वारा ये लास्ट, क्योंकि लास्ट लाइन का मतलब ये होता है कि उसके बाद उसने कोई शब्द नहीं बोला हुआ है। हाँ, अगर आप इस तरह से कहते हैं तो ये चीज़ एकदम से ये नहीं है कि ये लास्ट लाइन है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक्ट 5th और सीन 2nd में ये बात कही गई है। हैमलेट उसके बाद भी और डायलॉग्स बोले हुए हैं। तो ये एक्ट एक्ट 5th का है। ये तो बात सही है कि ये लास्ट एक्ट का है, लेकिन ये नहीं है कि ये लास्ट लाइन है। जी, जी, जी। जी, जी। जी, 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 जी। नहीं तो आपका ये नहीं, आपका ये क्वेरी तो बिल्कुल सही है कि ये है, लेकिन जो है ये इट्स नॉट द लास्ट लाइन, इट हैज़ बीन स्पोकन इन एक्ट 5th का जो है, बट उसके बाद भी हैमलेट ने कुछ कन्वर्सेशन होरेशियो से किया हुआ है। जब वो मरने लगते हैं तो होरेशियो से कहते हैं कि तुम्हें ज़िंदा रहना है ताकि तुम मेरी जो ऊपर जो बीती हुई ये दुनिया को बता सको। हाँ, अगर आपको याद होगा हैमलेट जब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये चीज़ वो लास्ट तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। होरेशियो जब होरेशियो आत्महत्या करने जाता है कि नाउ माय फ्रेंड इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, देन व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ माय लाइफ, आई विल आल्सो कमिट सुसाइड, देन ही चेक्स एंड सेज दैट नो, you have to you have to just remain alive because you have to tell the whole story to the world ki what is reality of the life. Yeah. Okay, okay. Now, one thing I would like to tell you ki there is another important line, that is, there is divinity that shapes our ends. 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 It has been also spoken by whom? It has been also spoken by Hamlet. Yeah, there is one more line, that is a पोलोनियस जब ओफिलिया को समझाते हैं तो ये लास्ट लाइन भी मैंने आपको बताया, ये लास्ट लाइन किसने कहा? हैमलेट ने कहा है, और उस सिचुएशन में कहते हैं कि कोई ना कोई दैवी शक्ति है जो हमारी जिंदगी का को एक आकार देती, चाहे उसका खात्मा हो, चाहे जिस तरफ से जो मतलब हमारी जिंदगी को वो करती। तो ये जो रिनेशा का पीरियड था, उस रिनेशा के पीरियड में अगर मैन रेशनल क्रिएचर बना, मैन में एम्बिशन आया, तो यह कहीं पे ऐसा नहीं कि उसका विश्वास डिविनिटी में या डिवाइन पावर में कम हो जाता है, वह विश्वास करते हैं। डॉक्टर फास्टस अगर आप पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, तो वहां पर भी डॉक्टर फास्टस जो है क्या करते हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट पावर गेन करने के लिए डिविनिटी या तमाम इस तरह की काम करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, रिनेशा के साथ साथ एक और मूवमेंट चला था जिसका नाम था रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन जो था वह रिलीजियस मूवमेंट था, जिसमें ये कहा गया था कि हमें जो है ईश्वर में जो हमारा विश्वास का तरीका है, जो बिशप के द्वारा बताया गया है, उस तरीके को बदलना पड़ेगा, और गॉड के बीच में और उसके बंदों के बीच में कोई तीसरा जो है मीडियोकर नहीं होना चाहिए।
तो हैमलेट का यह जो स्टेटमेंट है यह बता रहा है सीधे सीधे कि हैमलेट का जो ईश्वर में विश्वास है वह रिफॉर्मेशन का हिस्सा। ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट बिलीविंग इन गॉड, दे आर बिलीविंग इन ऑलमाइटी गॉड। स्पिरिचुअलिटी में उनका विश्वास है, तभी वो कहते हैं या हमारी जिंदगी को कोई एक रूप देता है, उसका खात्मा करने वाला भी कोई है। एंड आई विल जस्ट डिस्कस विद यू वन मोर लाइन, एंड दैट हैज बीन स्पोकन बाय पोलोनियस। और पोलोनियस जो है, अगर आप देखेंगे कि ये बात कहते हैं लॉर्ड हैमलेट इज अ प्रिंस आउट ऑफ द स्टार, दिस मस्ट नॉट बी। लॉर्ड हैमलेट is a prince out of the star, out of the star. This must not be. This must not be. Lord Hamlet is a prince out of thy star. This must not be। ये बात किसने कहा? पोलोनियस ने कहा है। और किससे ये बात वो कहते हैं? क्लाउडियस से कहते हैं। पोलोनियस सेज टू क्लाउडियस कि ये चीज हमें समझना है कि लॉर्ड हैमलेट जो है वह राजकुमार है, और ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ दाई स्टार, आपकी स्टार से बाहर जाकर के हो सकते। दिस मस्ट नॉट बी, ऐसा नहीं होना है। मतलब यू आर द किंग, लॉर्ड हैमलेट इज द प्रिंस दिस टाइम, बट यू आर द किंग। तो लॉर्ड हैमलेट ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे भी बड़े हो जाएं और आपकी जो है ब्लेसिंग्स उनके ऊपर है। दिस इज वाई ही इज अ प्रिंस, दिस इज वाई ही इज अ प्रिंस। सो व्हाट आई वांट टू से कि रेटरिक के मामले में शेक्सपियर का कोई जवाब नहीं है। रेटरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द आर्ट। रेटरिक इज व्हाट, रेटरिक इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। मैं इस चीज को यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ कि अगर मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, देन व्हाट इज रेटरिक? रेटरिक इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन फिगुरेटिव लैंग्वेज। FIGU। मैंने रेट्रिक की स्पेलिंग लिखा है RHETORIC। रेट्रिक के बारे में मैंने क्या बताया? रेट्रिक इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन फिगुरेटिव लैंग्वेज। FIGURATIV, फिगुरेटिव लैंग्वेज। आप अपनी भाषा को जितना ज्यादा जो है फिगुरेटिव लैंग्वेज के में यूज करते हैं, वह चीज उतना ही ज्यादा हो जाता है। एक फिगर ऑफ स्पीच को का यूज करके सजा करके उसका एक्सप्रेशन होता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एंड लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग। मैंने आपको ज्यादातर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं आप सारे लोगों से ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास समय होगा तो आप हैमलेट एक बार पढ़ लीजिएगा। हैमलेट पढ़ने का मेरा पर्पस यही है कि यू डोंट हैव टू गो मीन्स line by line, you don't need to go line by line, but you need to study soliloquies spoken by Hamlet। उन soliloquies को पढ़ लीजिएगा जो 7 soliloquies हैं जो हैमलेट बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इन द इन द प्ले 7 soliloquies, 7 soliloquies have been spoken by Hamlet।
7 ऐसी शालीलिकी है जो हैमलेट ने बोले हुए हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको पढ़ा दूँगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती दो आई हैव डन जितना मैंने जो कराया है, उस शालीलिकी का एक-एक, दो-दो लाइन कराया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सातों शालीलिकी आप अच्छे ढंग से पढ़िए। कारण है कि हो सकता है वो लाइन और अगर बीच से उस शालीलिकी का पूछ लिया गया देन प्रॉब्लम विल कम बिफोर अस। तो वो सातों शालीलिकी हर आदमी को पता होना चाहिए कि ये 7 शालीलिकीज़ है जो हैमलेट ने कही हुई है, इसका ये सिग्निफिकेंस है और ये इम्पोर्टेंट लाइन उसमें है। इफ आई गेट चांस श्योरली आई विल टेल यू, अदरवाइज यू हैव टू डू सम एफर्ट। आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए। इन द प्ले 7 शालीलिकीज़ हैव बीन स्पोकन बाय हैमलेट। और मुझे लगता है कि मैंने आपको ये बताया था सॉलिलिकी क्या है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी समझने में कि सॉलिलिकी और असाइड 2 वर्ड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगेन आई कैन राइट डाउन, अगेन आई कैन एक्सप्लेन। आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पांस। डू यू नीड द डेफिनिशन ऑफ सॉलिलिकी? कैन एनीवन रिस्पोंड मी? कोई ऐसा है जिसको डाउट हो सॉलिलिकी की डेफिनिशन में? राइट डाउन मुझे रिस्पांस। SOLILOQUY सॉलिलिकी। Dialogues spoken by character, spoken by a character, CHARACTR, character on the stage in the absence of other characters, in the absence of other characters, CHARACTA, in the absence of other characters। ऐसा डायलॉग जो बोला जाता है, किसके द्वारा बोला जाता है? किसी कैरेक्टर के द्वारा स्टेज पर, जब वहां पर और कोई दूसरा नहीं होगा, वही अकेले होगा, तो उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाएगा? शालीलिकी। और शालीलिकी जो है क्या होता है? इन शालीलिकी, SOLILOQUY, इन शालीलिकी वी कम टू नो, वी का मतलब स्पेक्टेटर्स, वी कम टू नो what is occurring within the mind, what is occurring, OCCURING, what is occurring within the mind of the speaker, within the mind of the speaker। एक जो स्पीकर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, इस चीज को हम कहीं ना कहीं देखते हैं या इस चीज को हम कहीं ना कहीं पाते हैं। सो अगेन आई वांट टू टेल यू कि सॉलिलिकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिलिकी उस डायलॉग को कहा जाता है जो कि स्पीकर के द्वारा, जो एक कैरेक्टर के द्वारा स्पीक किया जाता है जब वह अकेले स्टेज पर होता है और वहां पे दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? इन द अब्सेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स, उस डायलॉग को क्या कहा जाता है? सॉलिलिकी कहा जाता है। असाइड थोड़ा सा उससे फर्क होता है। असाइड में एक चीज होता है कि ऐसा डायलॉग जो कि, और जो है जो स्पीकर होगा वह किसके सामने बोलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स प्रेजेंस होंगे स्टेज पर, लेकिन बोलते समय वह उन कैरेक्टर से दूरी बना लेता है। तो राइट डाउन दिस पॉइंट, डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर on the stage in the presence of other characters, in the presence of other characters, in the presence of other characters, making या keeping distance, making a distance, MAKING, making a distance, DISTANC। और भी कैरेक्टर स्टेज पर होंगे, लेकिन जो स्पीकर होगा वह उनसे दूरी बना लेगा। जब वह उनसे दूरी बना लेता है तब जाकर के क्या होता है? उस डायलॉग को असाइड कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया असाइड, थोड़ा साइड में हो जाना, थोड़ा बगल में हो जाना।
असाइड, यू विल कम टू नो, इसीलिए उसका नाम रखा गया असाइड। एक एक दो लाइनें मैं हैमलेट की और लिखवाना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। एक तो ओफिलिया ने बोला हुआ है कि वी नो व्हाट वी आर, वी नो व्हाट वी आर, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, व्हाट वी may be. This is very important. We know what we are, but know not what we may be. कह रहे कि ये तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं। वी नो मतलब प्रेजेंट में हम क्या हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फ्यूचर हमारा कैसे होगा हमें नहीं जानते हैं। जैसे ये उस सिचुएशन में बोला जाता है जब ओफिलिया इज इन लव विद हुम, ओफिलिया इज इन लव विद हैमलेट, शी इज वेरी हैप्पी बट शी डजंट नो कि हैमलेट इज गोइंग टू लीव हर इन द मिड ऑफ द वे। तब वो उस सिचुएशन में कहती है कि हम इस समय तो जान रहे हैं कि हम क्या है, लेकिन हमारा भविष्य कैसा होगा वी डोंट नो। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हम क्या हो सकते हैं। हैमलेट तो अभी उसके लिए एक बहुत अच्छा लवर है, बहुत केयरिंग लवर है, लेकिन जब वह बदले की आग में जलता है तो उसको छोड़ देता है और एक ड्यूटीज को फॉलो करता है। उस सिचुएशन में वो कहती है कि हमें नहीं जानते हम आने वाले समय में क्या हो जाएंगे। एक एक उसकी माँ के द्वारा बोला गया है, गर्ट्रू के द्वारा, उसको आपको लिखना है। ओ हैमलेट, ओ हैमलेट, thou hast thou hast clofty my heart in twain, clofty, clofty, clofty my heart in twin। जब हैमलेट अपनी माँ को बताता है पूरी सिचुएशन और कहता है कि तुम कितना ज्यादा गलत एक वाइफ हो या जो भी वर्ड उसके लिए यूज करता है, तब उसकी माँ कहती ओ हैमलेट दाउ हास्ट क्लाफ्टी माई हार्ट इन ट्विन। ऐसा लगता है कि तुमने जैसे मेरे मेरे हृदय को दो हिस्सों में कर दिया, ट्विन में कर दिया। मतलब मेरा हृदय एकदम से ऐसा लगता है कि जकड़ा हुआ, देर इज नो रेस्ट नो पीस एट ऑल। उसमें कहीं से एक बेचैनी की कंडीशन में जो है, रिपेंट की कंडीशन में ये बात बोली गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया, नहीं तो आपको ये लग रहा है कि बहुत सारी लाइन लिखवा दिया गया है। मैंने उतना ही लाइनें आपको बताई हैं जितना कि जरूरी था। और बाकी मैं बार बार ये जरूर आपसे कहूंगा कि यू हैव टू सी मूवी हैदर, you have to see movie Omkara, and you have to see some other movies which are available on YouTube, जो YouTube पर अवेलेबल है। तो इससे आपको जो आपका वो है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओथेलो, बट बिफोर स्टार्टिंग ओथेलो मैं फिर से आपको बता दूं कि it has been spoken by Gertrude. Gertrude, his mother. Gertrude, Gertrude, mother of Hamlet. Most welcome. Gertrude, mother of Hamlet. So, what I want to say कि in which line? G- O Hamlet, thou hast clofty my heart in twin. Are you saying about this line?
देखिए, जब आपको अगर व्हेन यू से अबाउट ओ हैमलेट, तो हैमलेट जो है वो क्या है कि एड्रेस डायरेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे किसी भी तरह का एपॉस्ट्रोफी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा। जो फिगर ऑफ स्पीच है मैं उस पे आ रहा हूँ, बट रिमेंबर दैट कि व्हेन यू से कि ओ हैमलेट, तो ऐसा नहीं कि हैमलेट को वहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, हैमलेट वहाँ प्रेज़ेंट है। तो ज़्यादातर जब ओ आता है तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि लेकिन वहाँ पे उस प्रेजेंस में कहा जाता है जब कोई डेड ऑब्जेक्ट होता है, जब डेड ऑब्जेक्ट को आप वो करते हैं तब जा करके वहां पे उसका सेंस निकलता है। दूसरा चीज उसके आगे जब आप चलते हैं कि दाऊ हास्ट क्लॉफ्टी माई हार्ट, तुमने मेरे हृदय को क्या कर दिया, ट्विन कर दिया है। तो अगर अगर देखिए, अगर एग्जैक्टली मैं अगर इसका एक्सप्लेन करूं को तो लेट मी क्लियर इट, हो सकता है कि ये जो है रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाए फिगर ऑफ स्पीच की वजह से, मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, बिकॉज आई डिडंट गेट इट वेरी प्रॉपरली। बट लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है कि दाऊ हास्ट क्लॉफ्टी माई हार्ट इन ट्विन, आई एज फार आई थिंक कि शायद यहाँ पे हाइपरबली की बात आ रही, पर बट लेट मी क्लियर इट कि जो ये फिगर ऑफ स्पीच होगा ये मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब वो हैमलेट का आ रहा था, एपॉस्ट्रोफी का आ रहा था, लेकिन वहां पे हैमलेट प्रेजेंट है, तो जब भी एपॉस्ट्रोफी में होता है वो डेड ऑब्जेक्ट को होता है या थॉट को लेकर के होता है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये चीज मुझे भी एक बार देखनी पड़ेगी फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के। जब मैं इसको देख लूंगा, समझ लूंगा, तब मैं क्लियर बताऊंगा। लेकिन जिस हिसाब से वहां पे प्रेजेंट किया गया कि दाऊ हास्ट, दाऊ सीधे सीधे हैमलेट के लिए आ रहा है, क्लाफ्टी माई हार्ट इन ट्विन, तुमने मेरे हृदय को जो है दो टुकड़ों में कर दिया, या मेरे हृदय में इस तरह की चीजें लाई हुई है, तो इन व्हाट वे इट हैज बीन सेड कि whether there is any figure of speech or not, I myself is not assured this time. तो लेट मी चेक इट, अगर मैं चेक करूंगा तभी मैं आपको कॉन्फिडेंटली आई कैन से, या इफ एनीवन, अगर आप में से किसी को पता हो तो यू कैन एक्सप्लेन, अगर आप में से किसी को जानकारी हो, या हाई। जी जी जी, तो या so the same experience which I have, so on the basis of experiences I am telling you, because I didn't get this particular line कि whether it has been asked and वहाँ पे कोई correct answer रहा हो कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, तो on the basis of experience I am sharing with you. But if anyone get if anywhere कि this question has been asked and you come to know कि yeah there is only this is the correct answer, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी है थोड़े से, बस विद इन 2 मिनट में। सबसे पहला चीज़ कि जब आप हैमलेट की बात करते हैं तो 4 ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज़ में पहली ट्रेजेडी में आएगा, क्रोनोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। 1602 ईस्वी में पब्लिश हुआ। शेक्सपियर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। सेटिंग कहाँ पर है? डेनमार्क में है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है। वह कौन-सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है? वो चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इसका जो थीम है वह रिवेंज है, रिवेंज कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर रिवेंज के साथ-साथ ये चीज़ वहाँ पे दे देता है कि डिले इन एक्शन या प्रोक्रास्टिनेशन, तो ध्यान में रखना है कि आपको टिक जो करना होगा वह प्रोक्रास्टिनेशन पे करना है या डिले इन एक्शन पे करना है। जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है उसी को डिले इन एक्शन कहा जाता है। PROCASTINATION, प्रोक्रास्टिनेशन आर डिले इन एक्शन, procrastination or delay in action. Remember that कि when I talk about procrastination or delay in action, it means that कि ये पूरा किससे जुड़ा हुआ है? हैमलेट से जुड़ा हुआ है, और ये इसी के रिवॉल्व, इसी के अराउंड पूरी स्टोरी मूव करेगा या पूरा एक्शन परफॉर्म करता है। तो कहीं पर भी अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द थीम ऑफ हैमलेट, अगर उसमें कॉन्सेप्ट रिवेंज दे दिया जाए
अगर कॉन्सेप्ट जो है डिले इन एक्शन दे दिया जाए, तो आपको किस पर जाना है, प्रोक्रास्टिनेशन या डिले इन एक्शन, आंख मूंद करके। उस पे आप ये ना सोचिएगा सर ने रिवेंज भी बताया था, सर ने डिले इन एक्शन भी बताया है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा करूँ क्या ना करूँ। यू विल गेट दैट कि प्रोक्रास्टिनेशन, एसी ब्रैडले जैसे बड़े क्रिटिक ये कहते हैं कि इसका जो थीम है प्रोक्रास्टिनेशन या डिले इन एक्शन है। दूसरा चीज, इसका जो सोर्स है वो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो सोर्स है टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी। लेट मी एक्सप्लेन टॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजिडी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो सेटिंग है डेनमार्क है। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि कैरेक्टर कैसे कैसे है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो जीवित कैरेक्टर है वह होरेसियो है। और होरेसियो क्या है, होरेसियो इज, या 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 को मौका मिलता है अपनी जो है चाचा से बदला लेने के लिए। उन्होंने मेरे फादर का मर्डर किया, लेकिन हैमलेट क्या करता है, हैमलेट इज नॉट अ कैरेक्टर इन एक्शन। ध्यान में रखिएगा, हैमलेट इज नॉट अ कैरेक्टर इन एक्शन। वह एक ऐसा कैरेक्टर जो इन एक्शन नहीं है, बल्कि वह अपने उस काम को डिले करता जाता है। अगर आपको याद होगा, एक आपने पोयम पढ़ा हुआ है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक बाय टी एस एलियट। तो जो प्रूफ्राक वहां पे कैरेक्टर है वह भी जो है क्या करता है, वो कहता है कि आई हैव टू प्रपोज अ गर्ल, बट जैसे ही वह प्रपोज करने जाता है तो वह उस काम को कर नहीं पाता, उसके अंदर हेजिटेशन है, वह डिले करता है। तो इन दोनों कैरेक्टर को हमेशा तुलना की जाती है। एक जो है गर्ल को प्रपोज नहीं कर पाता और एक बदले की आग में जल रहा है, लेकिन बदला नहीं ले पाता, कई अवसर उसको मिलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, डिले इन एक्शन कहा गया या प्रोकास्टिनेशन कहा गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू से कि सेटिंग डेनमार्क में है। रिमेनिंग कैरेक्टर आपका कौन सा है, रिमेनिंग कैरेक्टर होरेसियो है। और होरेसियो उनका अटेंड मतलब कानफिदा, मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको कल की क्लास में कि वो क्या है, कानफिदा है। कानफिदा का मतलब कि एक मेल जो आपका विश्वास पात्र है, विद whom you share each and everything, one who is very close to you. It means that कि whatever you want to say you will express या you will say only to that particular person। उसको क्या कहा जाएगा, कानफिदा कहा जाएगा। अगर वह फीमेल कैरेक्टर होगी तो उसको कानफिदी कहा जाएगा। दोनों में यही फर्क है, कानफिदा और कानफिदी। नो, लेट मी एक्सप्लेन ओथेलो। ओथेलो, यू विल कम टू नो कि जो ओथेलो है क्रोनोलॉजिकली 1604 ईस्वी में। ओथेलो इट केम इन 1604। पहला पॉइंट कि इट इज अ वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। इट इज अ वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। KNOWN। इट इज अ वेल नोन ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। रिमेंबर दैट कि व्हेन कि इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, तो अब ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। डेरेदा जो क्रिटिक थे, जब से वो आए तो उन्होंने ये कहा कि व्हेन यू से कि इट इज द ग्रेटेस्ट, या व्हेन यू से कि वन ऑफ द नोबलेस्ट, व्हेन यू यूज द सुपरलेटिव डिग्री, इट मींस डोंट गिव एनी ऑप्शन। सवाल ये होता है कि जो चीज आपकी नजर में ग्रेटेस्ट है वह दूसरे की नजर में क्या हो सकता है, बहुत घटिया भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो सेंटेंस यूज करना चाहिए, पॉपुलर, वेल नोन, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट कई है लेकिन उनमें से यह एक अच्छी है। आप किसी एक को लाइसेंस नहीं दे सकते कि इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड टू यूज सच अ टाइप ऑफ सेंटेंस। इसलिए मैंने लिखा कि इट इज अ वेल नोन ट्रेजेडी, जैसे और ट्रेजेडीज उनकी रही हैं वैसे यह एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जो ये ट्रेजेडी है, यह सबसे बड़ी चीज की इट्स अ रिलेंटलेस एंड सैडेस्ट ट्रेजेडी। इट्स रिलेंटलेस एंड सैडेस्ट ट्रेजेडी। इट्स रिलेंटलेस। नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस?
May I know, are you getting it properly? You are not getting it? Writing here कि it's relentless, RELENTLE, relentless and saddest. Actually, my voice is echoing only in that situation when some other people speak. But I think in now this time it's not echoing. This time it's not echoing. Yeah, but there is slight chance. हाँ, या या तो आई थिंक कि इट्स रिलेंटलेस। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेजेडी है कैसी है, रिलेंटलेस है और सैडेस्ट ट्रेजेडी है। रिमेंबर दैट कि इन दिस ट्रेजेडी अ मूर इज हीरो। इन दिस ट्रेजेडी ब्लैक a black character is hero. A black character is hero. ओथेलो है, वह मूर है या ब्लैक कैरेक्टर है, वह हीरो है। ही मैरीज फेयर डेस्डीमोना। मैं आपको एक इसलिए लिखवा रहा हूं कि रिमेंबर दैट कि शेक्सपियर की एक खासियत थी कि शेक्सपियर ने रिनेशा के टाइम में एक बहुत बेसिक बात रखी, हुआ क्या है, रेशियल इशू या रेशियल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, जो 21st सेंचुरी में भी यूरोप में देखने को मिलेगा। और शायद आज के समय में ट्रंप के हार का वो एक बड़ा कारण था, जहां पे जो है अमेरिका में, यूरोप में, अमेरिका में किस तरह से ब्लैक के ऊपर जुल्म किया गया, उसके सीने पर वहां के पुलिस वालों ने वो किया और उसका दम घुटता। तो सो व्हाट आई वांट टू कि ये जो प्रॉब्लम है, रेशियल प्रॉब्लम, कम्युनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ कलर स्पेशली, इस चीज को उन्होंने डील किया है। किसमें डील किया हुआ है? अपने पार्टिकुलर प्ले में, और वह क्या है, दैट इज ओथेलो। तो ये जो प्ले है, आपको ध्यान में रखना है कि द प्ले डील्स व्हाट, द प्ले डील्स द रेशियल इशू, द प्ले डील्स द रेशियल इशूज, नस्ल भेद को दिखाता है, रेशियल इशूज एंड कलर फीलिंग्स। शायद शेक्सपियर के ज़माने में शाहरुख खान नहीं थे कि वो फेयर लवली का प्रचार या फेयर एंड हैंडसम का प्रचार करते, तो वो थेलो लगा करके जो हैंडसम हो जाता और उसको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ती। परहैप्स देयर वाज नो शाहरुख खान। सो व्हाट आई वांट टू से कि जो प्ले है, या प्ले किसको डील करता है, द प्ले डील्स अल्टीमेटली व्हाट, द प्ले डील्स की एक आपका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कौन सा है, दैट इज ओथेलो, अ ब्लैक कैरेक्टर। और उस ब्लैक कैरेक्टर को और क्या नाम दिया गया, एक नाम क्या उसको, या या आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग। या कौन सी लाइन? द प्ले डील्स विद रेशियल प्रॉब्लम एंड कलर फीलिंग्स, एंड कलर फीलिंग्स।
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू कम टू नो अबाउट स्पेशली अबाउट कैरेक्टर, तो कैरेक्टर से आपको बहुत सारी चीजें, मैंने अभी आपको जो बताया वो मैंने आपको यही बताया। तो एक पॉइंट एक ध्यान में रखना कि इसका जो सेटिंग है वो सेटिंग कहाँ पर है, वेनिस में है। आपको सबका सेटिंग ध्यान में रखना है। मैंने कौन कौन सी सेटिंग बताई है, मैकबेथ की सेटिंग स्कॉट मैंने बताया, हैमलेट की सेटिंग मैंने डेनमार्क बताया, अभी जो मैं प्ले बात कर रहा हूं इसकी सेटिंग मैंने कहां पर आपको बताया, इसकी सेटिंग मैंने वेनिस बताया है। तो रिमेंबर दैट कि व्हाट डिड आई टेल, आई जस्ट टोल्ड यू कि जो इसकी सेटिंग है, इसकी सेटिंग कहां पर है, इसकी सेटिंग वेनिस। इसके अलावा इसका आपको थीम ध्यान में रखना है कि इसका थीम क्या है। थीम, जो इसका थीम है, यू विल कम टू नो कि इसकी थीम अल्टीमेटली आपका रेशियल इशू, रेशियल इशू, इसका जो थीम है क्या है, रेशियल इशू है, नस्ल भेद, कलर फीलिंग्स। ये तो मैंने एक थीम बताया, लेकिन एक ऐसी सेंट्रल थीम है जो हर जगह चलती रहती है, वह क्या है, दैट इज द सेंट्रल थीम। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सेंट्रल थीम, जेलस नेचर, JEALOUS, जेलस नेचर। मेरी मेरे मेरे चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक चीज आता है कि प्ले जो है किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के डील करता है, तो द प्ले डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज व्हाट, कलर एंड रेशियल फीलिंग। कलर और रेशियल फीलिंग है कि ओथेलो जैसा ब्लैक कैरेक्टर एक जो है फेयर लड़की से शादी कैसे कर सकता है, जबकि वह ब्लैक है, डेस्डिमोना आपकी क्या है, फेयर है, और ये चीज जो है उसके समाज को अच्छी नहीं लगती है, जबकि जो वो है वो बहुत बहादुर है, तमाम चीजें, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। दूसरा चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इसके अलावा अगर ये आता है कि उसका सेंट्रल थीम क्या है, तो वह क्या है, जेलस। जैसे मैकबेथ का सेंट्रल थीम इविल एम्बिशन, हैमलेट का सेंट्रल थीम प्रोकास्टिनेशन, ऐसे ही इसका सेंट्रल थीम आपका क्या है, इसका सेंट्रल थीम आपका जेलस या एनवी, ENVY, एनवी का मतलब ही ईर्ष्या करना। मैं वो भी शब्द लिख दे रहा हूँ, दोनों सिनोनिम, ENVY, इसका मतलब भी ईर्ष्या, जेलस का मतलब भी आप समझ ही रहे हैं, ईर्ष्या। चालू जो सबसे बड़ा कैरेक्टर आपको पता ही, इयागो। अब मैं आपको जो है कैरेक्टर्स पर बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, CHARACTERS। बस मैं आई विल टेक ओनली 1 or 2 मिनट आपका, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको भी देर हो रही, मुझे भी जाना है कॉलेज। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, एक जो कैरेक्टर है ओथेलो, ब्लैक कैरेक्टर एंड हीरो ऑफ द प्ले, हीरो ऑफ द प्ले। एक और चीज आप लिख सकते हैं, अ नोबल मूर, MOOR। जो मूर होता है, मूर जो शब्द है, यह एक जो है मानव की जो एक प्रजाति है जिसको हम हप्सी कहते हैं, अफ्रीका में जो पाई जाती है, मतलब जो ब्लैक लोग होते हैं उनके लिए वर्ड वहां पे मूर यूज किया गया। आप ये ना समझिए कि इसका कोई बहुत लिटरेरी सेंस निकल रहा है, अ नोबल मूर। दूसरा चीज आपको मैं लिखना चाहूंगा, देर इज अनदर कैरेक्टर डेस्डीमोना, हीरोइन है, हीरोइन ऑफ द प्ले। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये शादी करती हैं किससे, जो है शादी करती हैं ओथेलो से, हीरोइन ऑफ द प्ले। और एक और लिख लीजिएगा, डॉटर, डॉटर ऑफ ब्राबेंसियो, DAUGSTER, डॉटर ऑफ ब्राबेंसियो, डॉटर ऑफ ब्राबेंसियो। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इयागो, IAGO, इयागो, इयागो इज द
एंटागोनिस्ट, आप यहाँ पे यागो के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट। अगर वो प्रोटेगोनिस्ट है, कौन, अगर जो है आपका ओथेलो प्रोटेगोनिस्ट है, तो उसी के समकक्ष एक कैरेक्टर है जो इयागो है, जिसके लिए आप एंटागोनिस्ट कहेंगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेन इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, यस से शेक्सपियरियन, टी से ट्रेजेडीज। देयर इज अनदर कैरेक्टर कासियो, कासियो इज ओथेलोज लेफ्टिनेंट, ओथेलो का लेफ्टिनेंट, ओथेलोज लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, एथोलेज, ओथेलोज लेफ्टिनेंट। देयर इज अनदर कैरेक्टर बियांका, बियांका, बियांका क्या है, मिस्ट्रेस टू कैसियो, मिस्ट्रेस टू कैसियो, मिस्ट्रेस टू कैसियो। देयर इज अनदर कैरेक्टर एमिलिया, एमिलिया का पूछा जा चुका है, एमिलिया आ चुका है, वाइफ टू इयागो। देयर इज अनदर अदर कैरेक्टर रॉड्रिगो, रॉड्रिगो, a Venetian gentleman, a Venetian gentleman, a Venetian gentleman. There is another character Brabantio, फादर ऑफ डेस्डीमोना, ये पहले से भी मैं बता चुका हूँ, फादर ऑफ डेस्डीमोना, फादर ऑफ डेस्डीमोना। एक और कैरेक्टर है मैंटानो, अ पॉपुलर मैन ऑफ साइप्रस, साइप्रस का एक मशहूर आदमी, अ पॉपुलर मैन ऑफ साइप्रस। मैंटानो, MANTANO, MANTANO, अ पॉपुलर मैन ऑफ साइप्रस। लास्ट में मैं आपको एक जरूर ये पॉइंट बताऊंगा कि यह जो ट्रेजिडी है, इस ट्रेजिडी को सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी कहा जाता है। द अगेन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड वन ऑफ द बेस्ट, बट अगर आपको कभी भी आता है ऐसा कोई सेंटेंस कि विच इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी, तो द बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी इज, दैट इज व्हाट, दैट इज ओथेलो। तो यू कैन नोट करके आप लिख लीजिएगा कि ओथेलो इज the best psychological tragedy, the best psychological, even I don't like such type of sentence, but ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ओथेलो इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, बस दो लाइन और लिखवाना है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, CRITICS, क्रिटिक्स ने, कॉलेज कहते हैं, कॉलेज ने कहा, क्या कहा है कि ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचीफ, ओथेलो इज अ हैंकरचीफ का क्या यूज है वो आपको कहानी में मैं बताऊंगा। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचीफ, HANKERCHIEF, हैंकरचीफ। ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ हैंकरचीफ। ये बात किसने कही, कॉलरिज ने कही है।
नेक्स्ट क्रिटिक है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा इसके बारे में? SAMUEL, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। In my next class means tomorrow, I will tell you the whole story and also I will tell you about ड्रामा को लेकर के मैं बात करूंगा और मैं पूरी स्टोरी इसकी ओथेलो को बताऊंगा और किंग लियर का जो उनकी फोर्थ ग्रेट ग्रैंड ट्रेजेडी है उसको मैं बात करूंगा। सो जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट्स योर ओपिनियन। एनीवन कैन गिव मी फीडबैक कि how do you find this session? Yeah, yeah. Any other? अच्छा, नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तो आई हैव नहीं, मैंने मैडम रिकॉर्ड किया है। हाँ, मुझे भी ऐसा हो सकता है कि उधर से प्रॉब्लम रही हो या मेरी तरफ से, बट आई हैव रिकॉर्डेड द होल लेक्चर एंड आई विल पोस्ट इट टुडे। बहुत जल्दी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो अगर कोई चीज मिस हुआ होगा तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। और बाय द वे, अगर जो है कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप में से कोई भी मुझे कह सकता है, मैं उसको दोबारा जो है आधा घंटा इस पे लेक्चर दे दूंगा किसी टाइम में। लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए। तो आई थिंक कि नाउ वी शुड एंड द सेशन। ठीक, ओके।